नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो उत्तर प्रदेश में चुनावों का ऐलान अभी भले न हुआ हो, आप सब जानते हैं कि अभी 2 महीने 3 महीने का वक्त है, लेकिन नेताओं के ऐलान में कोई कमी नहीं हो रही है। अभी कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। प्रियंका गांधी मोदी जी के गढ़ वाराणसी भी पहुंची और अब उन्होंने गोरखपुर की राह पकड़ी है। 31 अक्टूबर को अपनी दादी यानी इंदिरा गांधी के शहादत दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर प्रियंका गांधी गोरखपुर में रहेंगी और कयास है कि यहां की रैली से वो कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं। और इधर बीजेपी को मात देने की कोशिश में लगी समाजवादी पार्टी यानी सपा ने भी एक ऐलान किया है। ये ऐलान है अखिलेश के आने का। जी हां, अखिलेश यादव का एक पोस्टर चर्चा में है इन दिनों, जिसमें लिखा है आ रहा हूं। अब चुनाव के मौके पर यह समझना मुश्किल नहीं है कि यह आने का संकेत अखिलेश ने कहां के लिए दिया है। वैसे बीजेपी को यह पोस्टर खटक रहा होगा। अखिलेश यादव वैसे भी बीजेपी को खटक ही रहे हैं, क्योंकि उनसे कड़ी चुनौती मिल रही है। सबसे ज्यादा चुनौती अखिलेश यादव से बीजेपी को मिल रही है। अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने बीजेपी को लूट का फूल बताया है। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा है कि पहले की, ये जो आप देख रहे हैं कि पहले की सरकार में गरीबों के खातों में हजारों करोड़ों रुपए दिया जाता था, आज झूठ का फूल लूट का फूल बनकर के 24 घंटे जनता को ठग रहा है। आज केंद्र और यूपी की भाजपा सरकार की प्राथमिकता है गरीब तक की जेब काटना, गरीब के परिवार की मूलभूत सुविधाएं छीन लेना। हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव की आप जान रहे हैं, ये अपने आप में जो उनका कहना है कि ये लूट का फूल जो है, ये कमल के फूल की बात कर रहे हैं जो भाजपा का चुनाव चिन्ह है। तो अखिलेश बीजेपी की लूट से गरीबों को आगाह कर रहे हैं। और उधर, या कहें तो इधर दिल्ली में सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस के पदाधिकारियों और खासकर महासचिव और अलग अलग राज्यों के जो प्रभारी हैं उनकी बैठक बुलाई थी और उसमें बीजेपी और आरएसएस को उसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत बताई है। तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी की हर ओर से, हर तरफ से बीजेपी को घेरने की कवायद शुरू हो गई है और तमाम पार्टियां बीजेपी को घेर रही हैं, जबकि बीजेपी अपनी रणनीतियों पर अलग काम कर रही है। ऐसे में चुनाव की तस्वीर कैसी होगी? क्या विरोधियों का जज्बा रंग लाएगा या फिर बीजेपी की चालें कामयाब होंगी? इस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। और अभी चर्चा से पहले मैं कह भी रहा था कि जो पीपीपी मॉडल है, वो पीपीपी मॉडल आज हमारे बीच है, यानी 3P हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। आप देख रहे होंगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, तीनों वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में और स्वागत आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों आप सबका है जो आप जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। और जैसा आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम 1 वे नहीं बल्कि 2 वे होता है। इसमें आप अपने विचारों को भी रखते हैं, अपने विचारों से देश दुनिया और हम सबको अवगत कराते हैं। आपके सवाल अगर हो तो सवालों का जवाब भी हम कोशिश करते हैं कि दें, लेकिन सवाल जो है वो मुद्दे से लगभग मुद्दे के ऊपर ही हो, मुद्दे से भटका हुआ ना हो। आगे बढ़ें। और सबसे आखिरी में जो सोनिया गांधी की हम बात कर रहे थे, सोनिया गांधी की जो आज बैठक हुई है दिल्ली में 24 अकबर रोड में एआईसीसी की दफ्तर में, उस बैठक में सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा है, क्यों हम लिख रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस पर सोनिया का हमला, ये अभी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा है, ये देखते हैं। देखिए, सोनिया गांधी का जो हमला है, नसीहत है, वो अपने लोगों का हमला तो बीजेपी आरएसएस पे है, लेकिन अपने लोगों पर नसीहत, अपने लोगों को जो नसीहत दे रही है वो ये कह रही है कि हमें वैचारिक रूप से भाजपा और आरएसएस के द्वेषपूर्ण अभियान से लड़ना होगा। अगर हमें इस लड़ाई को जीतना है तो हमें दृढ़ विश्वास के साथ ऐसा करके लोगों के सामने उनके झूठ का पर्दाफाश करना होगा। ये पहली बात कह रही हैं सोनिया गांधी।
उसके बाद कह रही हैं सोनिया गांधी कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की शुरुआत के लिए पार्टी वर्कर्स झूठ और प्रोपेगेंडा को पहचानें और उसका विरोध करें। यही कांग्रेस की विचारधारा है। सरकार की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई में दोगुनी तेजी लानी होगी। अगर हमें ये लड़ाई जीतनी है तो उनका झूठ लोगों के सामने लाना होगा। बार बार झूठ की बात कह रही हैं सोनिया गांधी। उसके बाद देखिए, देश भर के युवा, पुरुष और महिलाएं, युवाओं की बात हो रही है, अपनी उम्मीदों को आवाज देने के लिए एक आंदोलन की बाट जोह रहे हैं। आंदोलन की चाह में युवा जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, ये कह रही हैं सोनिया गांधी। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें एक मंच प्रदान करें, जैसा कि हमने पिछली पीढ़ियों के लिए किया है। ये कह रही हैं सोनिया गांधी, यानी कि युवाओं को, अपनी टीम के, अपनी कांग्रेस के युवाओं के लिए भी कह रही हैं कि आप ये कीजिए, जो युवा जो हैं आकर्षित हों आपकी तरफ। उसके अलावा कह रही हैं, जवाबदेही से बचने और हमारे संविधान के मूल्यों को कमजोर करने के लिए मोदी सरकार ने हमारी संस्थाओं को नष्ट करने की कोशिश की है। इनसे हमारे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर भी सवाल उठाया। इसने हमारे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर भी सवाल उठाया है। ये कह रही हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी की बातें जो हैं ये महत्वपूर्ण क्यों हैं, यही हम आपको यहां अब इस पर जो चर्चा करेंगे बताएंगे। और कह रही हैं सोनिया गांधी नसीहत में कि हमारा अपना इतिहास इस बात का गवाह है कि अगर किसी संगठन को अन्याय और असमानता के खिलाफ सफल होना है, अगर उसे हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की प्रभावी रूप से हिमायत करनी है, तो उसे जमीनी स्तर पर एक व्यापक आंदोलन खड़ा करना होगा। ये सोनिया गांधी की नसीहत है जो कह रही हैं सोनिया गांधी, अभी आप देख रहे हैं। और बाद में वो कहती हैं, ना सिर्फ इतना, खेती किसानी की बात करती हुई नजर आ रही हैं सोनिया गांधी। कह रही हैं, हमें हमारे किसान और खेत मजदूर, रोजगार और अवसरों के लिए लड़ने वाले युवा, छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय, विशेष रूप से हमारे वंचित भाई और बहनों के लिए अपनी लड़ाई को मजबूत करना होगा, जो इस सरकार की ज्यादतियों के शिकार हैं। सोनिया गांधी की ये जो तमाम बातें हैं ये आपको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इसके अलावा क्या कुछ कहती हैं सोनिया गांधी? सोनिया गांधी कहती हैं कि हमारा अभियान समाज के सभी वर्गों के साथ व्यापक चर्चा से निकली ठोस नीतियों और कार्यक्रमों पर आधारित होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण, आखिरी बात लेकिन महत्वपूर्ण बात कह रही हैं कि हमारा अभियान समाज के सभी वर्गों के साथ व्यापक चर्चा से निकली ठोस नीतियों और कार्यक्रमों पर आधारित होना चाहिए। यानी कि जन भावना का आप जो सम्मान कीजिए और उनकी भावनाओं को लेकर के, उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाइए, उनकी बातों को आगे बढ़ाइए। और खासकर जो शुरुआत की बातें जो थी सोनिया गांधी की, वो ये कि झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। और इसके लिए, और खासकर जो वर्तमान सरकार है, आरएसएस समर्थित जो बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और अगर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, इन तमाम राज्यों में जहां चुनाव है, इन तमाम राज्यों की बात करें तो यहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, तो इन सरकारों पर हमला बोलने की बात सोनिया गांधी कर रही हैं। सीधे आना चाहूंगा अब प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। सोनिया गांधी की इन तमाम बातों को, इन तमाम विचारों को, नसीहतों को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, और खासकर पार्टी कार्यकर्ताओं नहीं बल्कि ये जो जनरल सेक्रेटरीज हैं यानी महासचिवों की बैठक और साथ में प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में इन्होंने ये बात कही है आज दिल्ली में। क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ देखते हैं, इसके निहितार्थ को जरा समझाने की कोशिश कीजिए प्रकाश जी। और साथ साथ इसका आने वाले चुनाव पर क्या असर हो सकता है ये भी समझना चाहूंगा। राजीव जी, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। जो बातें पहले करनी थी, हमेशा करनी थी, हमेशा से सक्रिय रहना था पार्टी को, वो बातें अब सोनिया जी कह रही हैं। वो कह रही है कि जमीनी स्तर पर हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बात वे अब कह रही हैं जब लोकसभा चुनाव में उनके पुत्र और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। आखिर जागने में इतनी देर अगर कांग्रेस को लगती है तो कांग्रेस के लिए चिंता की बात आई है। लेकिन लगता नहीं कि कांग्रेस इस बात को लेकर कोई बहुत चिंतित रही हो। अब चुनाव के पहले जिस तरह की सक्रियता दिखा रही है कांग्रेस पार्टी, उसका स्वागत है। सक्रिय सभी हो रहे हैं, मायावती जी भी सक्रिय हो रही हैं यूपी में, अखिलेश यादव भी सक्रिय हो रहे हैं, सोनिया गांधी भी सक्रिय हो रही है, प्रियंका गांधी भी सुपर एक्टिव हैं, एकदम हाइपर एक्टिव कहा जा सकता है, वो एक्टिव हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन एक बड़ी चिंताजनक बात है, उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा अधिकार पूर्वक नहीं कहता, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में कह सकता हूं
कि यहां मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता न तो राहुल गांधी की बातों को मानते हैं, न सोनिया गांधी की बातों को मानते हैं। ये उदाहरण इसलिए पर्याप्त है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, तो उस चिट्ठी को तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फाड़ के फेंक दिया। जब कांग्रेस के मुख्यालय ने कमलनाथ से कहा कि आप दिल्ली आइए, आपको दिल्ली की राजनीति करनी है, तो कमलनाथ ने पतली गली से उसे मना कर दिया। यानी नेताओं के ऊपर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, कांग्रेस आला कमान का कोई नियंत्रण नहीं है, वे मनमानी करते जा रहे हैं। इसका उदाहरण हमने पंजाब में भी देखा, उदाहरण हम राजस्थान में भी देख रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में अब जिस तरह की सक्रियता हुई है, उस सक्रियता से चुनाव के में बहुत समय है नहीं, तो इतने कम समय में कोई बड़ा क्रांतिकारी फैसला होगा, कोई क्रांतिकारी निर्णय आएगा, इसकी आशा करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब बात यह कि कांग्रेस की नेता के इस भाषण को, इस बयान को उनके अधिकारी, उनके पदाधिकारी किस तरह लेते हैं, कितनी सक्रियता से जाते हैं, जमीनी स्तर पर वे किस तरह बात ले जाते हैं सोनिया गांधी की, इस पर बहुत कुछ निर्भर है। इस सरकार की, केंद्र सरकार की नाकामी, योगी सरकार की नाकामी पर वे लगातार हमले कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये हमले करना नाकाफी है जब तक कि पार्टी संगठन बहुत ज्यादा मजबूत ना हो। जब बूथ लेवल पर पार्टी संगठन ना हो, तब तक ऐसी बातें पार्टी के शीर्ष नेताओं में करने का कोई बहुत अच्छा परिणाम आएगा, इसकी आशा करना जरा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है, सोनिया गांधी सक्रिय हुई, प्रियंका गांधी सक्रिय है, कांग्रेस पार्टी सक्रिय है, इलेक्शन मोड में आ गई है, ये बहुत अच्छा है। इलेक्शन अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन कम समय बचा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कांग्रेस को पूरी ताकत लगानी होगी और ये तय करना होगा कि पूरे देश की कांग्रेस उन राज्यों में ताकत झोंक दे जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है। इस केवल अपने मुख्यालय के नेताओं के भरोसे रहे या यूपी के नेताओं के भरोसे रहे, तो इससे कोई चुनाव में बहुत मनचाहा नतीजा आएगा, इसकी आशा मुझे तो नहीं। राजीव जी। जी प्रकाश जी, आपने एक बहुत बढ़िया सवाल छेड़ा है और इस सवाल के साथ अपने दोनों पैनलिस्टों के बीच भी जाना चाहूंगा। और सवाल यही कि क्या इस वक्त जो कह रहे हैं प्रकाश जी कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, प्रशांत जी क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने बहुत देर कर दी है, या ये कहें कि जब जागो तब सवेरा? देखिए, राजनीति में देर सवेर और क्या फैसले कब होते हैं, ये तो हम आप दूर से ही जान सकते हैं, क्योंकि राजनीति के अंदर जो लोग हैं वो उनके कितनी ग्रेविटीज वहाँ काम करती हैं, वो फैसले कैसे लेते हैं, थोड़ी बहुत हम लोगों को पत्रकारिता करते हुए जानकारी है, लेकिन वो बिल्कुल एक अलग यूनिवर्स है, एक अलग दुनिया है वो। तो हम उसमें ना जाए तो बेहतर। जो बाहर हमको पब्लिक डोमेन में दिखता है वो दो तीन बातें मैं करना चाहता हूँ प्रकाश जी से तमाम सहमति होने के बाद भी, कि देखिए हो क्या रहा है कि अगर आप याद करें कि 15 साल 10 साल पहले जब हम लोग बात करते थे तो हम लोग ये कहते थे कि बीजेपी और वामपंथी पार्टियां कार्डर बेस्ड पार्टियां हैं, कांग्रेस एक कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। ये बात हम लोग करते थे 15 साल पहले, 10 साल पहले। अभी फर्क क्या हो गया पिछले 5-7 साल में, कि हमारे सारा जो सोचने समझने वाला जो तबका है उसने ये मान लिया है कि नेता का एक ही टेम्पलेट है, नरेंद्र मोदी। वो भाषण की कला में पारंगत हो, वो उसके अंदर झूठ बोलने और चालाकियां की क्षमताएं हो, और पॉलिटिकल पार्टी का एक टेम्पलेट है, वो पन्ना प्रमुख वाला टेम्पलेट है। तो ये हमने कोई स्टैंडर्ड बना लिया है, जबकि हर पार्टी का चरित्र अलग अलग है। बीएसपी कोई और ढंग से काम करती है, वामपंथी पार्टियां कोई और ढंग से काम करती हैं, उसी में उनकी सफलता विफलता का एक रिकॉर्ड है। तो अभी भी आप देखेंगे कि 1952 से अब तक तो कांग्रेस ने ज्यादा चुनाव जीते हैं बजाय कि बीजेपी या जनसंघ ने। तो
हम ये नहीं मान सकते कि पिछले 15 साल में देश जो है 10 साल में या 7 साल में एकदम बदल चुका है। आगे भी चीजें होंगी। एक दूसरी बात जो सोनिया गांधी ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है और इशारा दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को, अपनी पार्टी को, कि नीतियां और नीतियों से उनका इशारा विचारधारा पर है। राजीव जी, कांग्रेस के अंदर एक जो बड़ी क्राइसिस है वो विचारधारा के प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते एक साथ। कल राहुल गांधी ने जब पूरा नफरत का माहौल मोहम्मद सामी के लिए बनाया जा रहा था, उस वक्त उनका एक लाइन का ट्वीट ने एक बहुत बड़ी लाइन खींच दी और इस देश की बहुत बड़ी जनता जो प्रताड़ित है इस नफरत की राजनीति से, उसको कितनी बड़ी मानसिक राहत उन्होंने एक लाइन में दे दी है, इसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से कांग्रेस के लोग आधिकारिक प्रवक्ताओं को छोड़ के उस लाइन पर नहीं आए। दूसरी बात जो नीतियों की बात है, उसमें आइडियोलॉजिकल और अग्रेसिवनेस दोनों बातें जो है वो नहीं है, जैसे प्रकाश जी कह रहे थे। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। पी चिदम्बरम साहब गोवा के इंचार्ज बनाए गए। सतपाल मलिक मीडिया में इंटरव्यू देकर गवर्नर रहते हुए और गोवा के गवर्नर जब थे और क्यों हटाए गए और वो कितना भ्रष्टाचार की सरकार में है, बीजेपी की सरकार में, वो बता रहे हैं। पी चिदम्बरम साहब कहाँ हैं? वो इंटरव्यू आए हुए कई घंटे हो चुके हैं, तो उनका ना कोई ट्वीट है, ना कोई बयान है, ना कुछ। तो आपको ये अग्रेसिवनेस दिखानी पड़ेगी ना। दूसरी चीज जो कांग्रेस के लिए जरूरत है वो इस बात की है कि आप जो ट्रांसफॉर्मेशन है मिडिल लेवल लीडरशिप का, उसको भी धीमे धीमे करें। क्योंकि देखिए चिट्ठी लिखने वाले लोग बाज नहीं आ रहे। अभी चिट्ठियों का कार्यक्रम बंद हो गया, तो मेंबरशिप की बात शुरू हुई आज की मीटिंग में ही। तो मेंबरशिप में उन्होंने बिल्कुल तकियानूसी एक लाइन दे दी कि कांग्रेस के संविधान में तो लिखा है कि जी खादी पहनना है और शराब नहीं पीना और ये सब, वो कौन कौन है जो पीता है कौन नहीं पीता। मतलब कोई ना कोई आपको एक अड़ंगा, एक अजब सा लगा देना है। तो ये लोग बाज नहीं आएंगे, इनके अंदर वो एनर्जी नहीं है। ये पुराने ढर्रे चलने वाले लोग हैं और ये वैचारिक रूप से साथ में नहीं है। आप तमाम एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी जब बांग्लादेश में एक सांप्रदायिक घटना हुई जिसको बांग्लादेश की सरकार ने रिएक्ट किया और उस पर एक्शन लिया, वहां पे कांग्रेस की नीति से बिल्कुल अलग जाकर मिलिंद देवरा ने बयान दिया जी कि CA/NRC को अब एक्सटेंड करना चाहिए। क्यों भाई? मनीष तिवारी लगातार पार्टी की आइडियोलॉजी के इतर बात करते रहते हैं। तो कांग्रेस के तमाम सारे जो बड़े नेता हैं उनके अंदर एक आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे नहीं है। दूसरी चीज, जो सोनिया गांधी ने सरकार में रहते हुए NAC बनाई थी, इस तरीके की कोई संस्था पार्टी के अंदर भी होनी चाहिए जो पॉलिसी पे काम लगातार करे और पॉलिसी पे सेंसिटाइज करे अपने नेताओं को। जनता को तो बाद में करेंगे, अपने ही नेता को पहले तो कन्विंस करें। तो ये बहुत सारी बातें जो कांग्रेस को अभी जो है वो करनी है। सबसे बड़ी चीज है कि विचारधारा के स्तर पे एक उस पे लाना है। जहां तक कांग्रेस की मशीनरी का सवाल है, देखिए आज भी देख लीजिए, बहुत ईमानदारी से इसको देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव तरीके से, कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी जिसकी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कांग्रेस की एकमात्र पार्टी जिसके नेता इधर उधर कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। कोई घटना होती है, कोई अन्याय होता है, कुछ होता है, प्रियंका गांधी जाए या राहुल गांधी जाए, तो कांग्रेस के कार्यक्रम नॉन हिंदी बेल्ट में दक्षिण भारत में भी दिखाई देते हैं और जगह भी दिखाई देते हैं। तो एकमात्र पार्टी है जो, अब आप बीजेपी को देखिए, सत्ताधारी पार्टी, उनके पास कम्युनिकेशन के तमाम सारे चैनल हैं, लेकिन पार्टी के स्तर पे आप देखिए तो क्या होता है कि पार्टी के स्तर पे केवल उनके 2-3 प्रवक्ता टीवी स्टूडियो में बैठते हैं आके ना। तो कांग्रेस की मशीनरी तो ऑयल एंड ग्रीस है, लेकिन अभी उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है ताकि
2024 के पहले 2022 तक ये ठीक कर लें, ताकि अगले 2 साल जो है वो फुली एक चार्ज पार्टी के तौर पे चुनाव में जा सके। एक आखिरी बात मैं 2019 के बारे में जो प्रकाश जी कह रहे थे, और जो मैं भी बहुत सी बात से सहमत हूं, लेकिन एक हमको तमाम विपक्षी पार्टियों को एक हमको डिस्काउंट देना होगा, गुंजाइश देनी होगी, वो ये कि पूरे इलेक्शन कैंपेन को आप देखिए 2019 के, तो वो चल रहा था और कांटे की टक्कर दिख रही थी। पुलवामा के बाद सब चीजें बदल गई। वो पुलवामा के बाद जो स्थिति बनी, वो स्थिति में विपक्षी पार्टियों के पास कोई स्पेस नहीं बचा। तो इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। बाकी और भी बातें जो हम अगले राउंड में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें अखिलेश यादव की भी करेंगे, बातें योगी आदित्यनाथ की भी करेंगे, और बात अभी हम कर रहे हैं सोनिया गांधी की, कांग्रेस पार्टी की। आज कांग्रेस पार्टी की बैठक थी, और खासकर अपने महासचिवों के साथ और प्रदेश प्रभारियों के साथ सोनिया गांधी की बैठक थी। इस बैठक में बहुत सारी नसीहतें दी गई हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से, और उस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। और बात यही कि क्या ये जितनी रणनीतियां, अभी शुरुआत में जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि सोनिया गांधी ने क्या क्या कहा, लेकिन प्रेम कुमार जी, आपके पास सवाल ये है कि क्या जो रणनीतियां अभी तैयार हो रही हैं, जिन रणनीतियों पर अभी चर्चा हो रही है कांग्रेस के अंदर, क्या वो रणनीतियां आने वाले 5 चुनावों में, क्योंकि ऑलरेडी सामने जो है वो चुनाव है, कारगर साबित हो पाएंगी? क्या सचमुच बहुत देर कर दी है कांग्रेस इन तमाम रणनीतियों पर बात करने में, या अभी तक जो भी जिस भी ढर्रे पर कांग्रेस चल रही थी उस ढर्रे से बाहर निकलते हुए अब एक एग्रेसिव मोड में कांग्रेस दिखाई दे रही है, जहां प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी सभाएं कर रही हैं, घोषणाएं कर रही हैं, प्रतिज्ञाएं ले रही हैं, राहुल गांधी लगातार अपने अंदाज में काम कर रहे हैं, सोनिया गांधी भी काम कर रही हैं, और युवा जो हैं, और सबसे इसकी शुरुआत एक बात और करते हुए आपके पास आऊं कि आप याद कीजिए अपने ही युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने कहा था जिसे रहना है रहे और जिसे जाना है वो चले जाए। तो ये रहना और जाना वाली जो बात राहुल गांधी ने की थी, और उसके बाद से जो एग्रेसिवनेस यहां दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे, देर हो गई है या देर आयद दुरुस्त आयद? देखिए राजीव जी, कांग्रेस पार्टी आज देश की एकमात्र उम्मीद है अभी के संदर्भ में कहें, लेकिन यही उम्मीद निराशा को भी जन्म दे रही है। जब हम देखते हैं कि वो तबका जो कि सरकार से के खिलाफ आंदोलन करते हुए बेचैन है, उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, और वो आवाज जो उठनी चाहिए वो उठाने वाली शक्ति के तौर पर जो कांग्रेस जिसका मैंने कहा कि वो उम्मीद है उस तबके के लिए, उसको वो नाउम्मीदी में नजर आती है जब वो ट्रांसलेट नहीं होती। तो सोनिया गांधी जी ने जो कहा है उसमें सबसे आखिरी में जो बात है आंदोलन करना, यही वो चीज है जो कि पार्टी को फिर से खड़ा कर सकती। और अब तक की चर्चा में जो बातें हिंदुस्तानी जी ने कही, टंडन जी ने कही, वो कांग्रेस का वो जो बिखरा हुआ होना और उस वजह से शक्ति विहीन होना या शक्ति का कम होना, ये जो स्थितियां बनी है, देखिए वो राहुल गांधी जी के उस बयान से मिलती है कि जो 2019 के बाद जो उन्होंने कहा था हमारी वैचारिक तौर पर हार हुई, वैचारिक तौर पर ही वास्तव में हार हुई, और वैचारिक तौर पर ही इस सीन को बदला जा सकता है। यह संघर्ष, इस संघर्ष में अगर कांग्रेस पिछड़ रही है, पिछड़ती हुई दिख रही है, तो इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने वैचारिक तौर पर लीड ली है, और उसके पीछे संघ का उसका मजबूत आधार है, लंबे समय से काम है, और उसकी पैठ है, बड़ी है पैठ, उनको इस अवस्था में पहुंचने में टाइम लगा है। आज स्थिति यह है कि सीएए एनआरसी पर भी वो देश को समझा ले जाते हैं, पेगासस पर चुप रह करके भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। आप इस तरह के तमाम मामले जो जिस पर आवाज होनी चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड
वो क्या है? हम चंदा लेंगे लेकिन देश को नहीं बताएं, खुल्लम खुल्ला। अरे ये हर तरह की नैतिकता का उल्लंघन है। संसद में पारित करा लिया जाता है। हाँ, यहाँ कांग्रेस की कमजोरी या दूसरी पार्टियों की कमजोरी है कि वो वहां पर उस बात को नहीं उठा पा रही। आज जब सोनिया गांधी जी बोल रही हैं तो ये क्या आप नसीहत भी बोल रहे हैं? शब्दों पर हम गौर करना चाहेंगे। आप बोल रहे हैं सोनिया गांधी नसीहत दे रही, फिर आप ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी एक्शन में है या दिशा निर्देश दे रही। आखिर सोनिया गांधी कर क्या रही है, ये तो महत्वपूर्ण। एक पार्टी का अध्यक्ष अपनी पार्टी के लोगों को नसीहत नहीं दे सकता, वो तो निर्देश ही देगा। लेकिन उनकी भाषा, उनके वो जो हमें नसीहत महसूस हो रही, कोई मान भी सकता है, कोई नहीं भी मान सकता है। जैसा कि हिंदुस्तानी जी बोले, कोई मान ही नहीं रहा है पार्टी। तो जब पार्टी अध्यक्ष की बात नसीहत बनने लग जाए, मानो या मत मानो, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है संरचनात्मक रूप से। लेकिन इस संरचना को ठीक करने का जो तरीका है वो निश्चित रूप से वो आंदोलन से ही है। कांग्रेस पार्टी भी आंदोलन से ही मजबूत हुई थी, स्वतंत्रता से पहले। स्वतंत्रता के बाद उसका चरित्र अलग रहा। बीजेपी भी अयोध्या आंदोलन से ही पैदा हुई, या इससे पहले जो भी सरकार है, वीपी सिंह भी आंदोलन से ही खड़े हुए। इवन आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ताजा आंदोलन हुआ था उससे अरविंद केजरीवाल जी भी एक सरकार बनाते हुए दिखे। तो ये आंदोलन ही रास्ता है। हम जो लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर बहुत सारे अलग, एक मैं इसे देख रहा, जब आप कह रहे थे नेतृत्व पर बात हो रही थी, प्रकाश जी बोल रहे थे, तो मुझे एक ध्यान आ रहा था कि जो चुंबक होता है ना, चुंबक का जो के नीचे कोई गर्म दे दीजिए, गर्मी दे दीजिए, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ढीला हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तो उसका चुंबकत्व जो है खत्म हो जाता है। लेकिन उसमें चुंबक के सारे गुण मौजूद होते हैं। उसी तरह से कांग्रेस में वो सारे गुण मौजूद हैं जो टंडन जी बता रहे थे कि वो नियमित रूप से प्रेस ब्रीफिंग होना या अपने कार्यक्रमों के बीच जाना, वो गुण तो मौजूद है कांग्रेस में, लेकिन वो चुंबकत्व खत्म हो गया है। तो ये चुंबकत्व आएगा कैसे? सिद्धांत से आएगा, तो उस सिद्धांत को जिंदा करने से आएगा। वो जो इस चुंबकत्व पर खतरा बना है, जो गर्माहट जिसने इसको तोड़ा है, उसको हटाने से आएगा। और वो एकमात्र चीज है आंदोलन, जो सोनिया गांधी जी कह रही है। अब ये आंदोलन क्या हो, किसके खिलाफ हो, कैसे हो? अब देश गर्म है, ऐसा नहीं है कि देश गर्म नहीं है। 2019 की भी बात कही है। देखिए पुलवामा का जिक्र हो रहा था कि पुलवामा के बाद सीन बदल गया, लेकिन आप देखिए कि पुलवामा के बाद, उस पुलवामा के बाद जब हमने कार्रवाई की, जब ये बात जनता को बताई गई, नरेंद्र मोदी जी के बारे में सब लोग जान रहे थे उस समय क्या कर रहे थे। वो वहां पर शूटिंग कर रहे थे। हम लोगों ने बाद में फिल्में भी देखी कि कैसे वो हंस हंस करके शूटिंग कर रहे थे। और निश्चित रूप से वो उसी दिन था जिस दिन घटना घट रही थी। प्रधानमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कितना दिन लगा? अगले दिन आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, इतनी आपात बैठक तक नहीं हुई, जो वो भी अगले दिन हुआ। तो ये सारी चीजें जो हुई जनता के सामने हुई, फिर भी जनता ने उसको उस रूप में नहीं लिया। तो प्रधानमंत्री जी ने खुल्लम खुल्ला कहा कि जो देश के युवा जब वोट करने जाए तो पुलवामा को देख लेना। हमारे चुनाव आयोग में को उसमें कोई गलती नजर नहीं आई, क्लीन चिट दे दी गई। उनमें जो चुनाव आयुक्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे आयुक्तों में एक ने जो डिसेंट नोट रखा उसको फॉर्मल नहीं किया गया, और बाद में क्या हुआ, उनके परिवार घर में छापे पड़ने लग गए। तो ये चीजें भी हुई है। तो कांग्रेस को इन चीजों से भी लड़ना पड़ा है, देश की जनता को इससे भी लड़ना पड़ा है कि जहां से समर्थन जनता के लिए मिलना चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, वो वहां पर भी ढिलाई बरती गई। राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी इस बात पर कि राफेल के मामले में उन्होंने एक बात को इस तरह से कह दिया कि उससे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही। अरे सुप्रीम कोर्ट ने जिस राफेल मामले में क्लीन चिट दी, जिस बंद लिफाफे के कंटेंट पर क्लीन चिट दी, वो कंटेंट ही झूठा था, साबित हुआ झूठा था। तो सुप्रीम कोर्ट से कौन पूछेगा कि आपने झूठे कंटेंट के आधार पर राफेल को क्लीन चिट दे दी, पूरा मुद्दा विपक्ष से छीन लिया और विपक्ष को ही माफी मांगने के लिए कंपेल होना पड़ा।
ये तो राहुल गांधी की सदाशयता थी, सम्मान था कानून के प्रति कि उन्होंने माफी मांगी। आज कितने भारतीय जनता पार्टी के और दूसरे पार्टी के लोगों ने आकर के माफी मांगी है, तब जबकि अदालत ने उनके खिलाफ होते रहे। ये चीजें हैं जिनसे विपक्ष को लड़ना पड़ा है। संवैधानिक संस्थाएं एक तरफ, सत्ता की ताकत एक तरफ, जितने भी एक्शंस हो रहे हैं के नाम पर, दूसरी चीजों के नाम, आप देखिए ना, मैं मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इस हिसाब से हो सकता है मैं भटक भी जाऊं। दिशा रवि का केस देख लीजिए। ये दिशा रवि का केस जो था, जो किसान आंदोलन के दौरान वो टूल किट की कहानी गढ़ दी गई और अंतरराष्ट्रीय साजिश, खालिस्तानी, ग्रेटा थनबर्ड पर इल्जाम लगा दिए गए, लगा जैसे कि पूरे देश को सत्यानाश करने के लिए एक दिशा रवि ही काफी थी, ऐसा पेश किया गया। पूरी मीडिया, मैंने अभी तक मीडिया का जिक्र नहीं किया था, पूरी मीडिया यही साबित करने में लगी कि दिशा रवि जो है वो अगर नहीं होती तो मतलब ये सारा कुछ होता ही नहीं, वही सब थी। आज पुलिस के पास सबूत नहीं है दिशा रवि के खिलाफ में रखने के लिए, ये स्थिति बनी हुई है। तो जब ऐसे में विपक्ष निश्चित रूप से असहाय भी है, मजबूर भी है, लाचार भी है, और जवाब क्या हो? जवाब तो सिर्फ आंदोलन ही हो सकता है ऐसे केस में। जब सुप्रीम कोर्ट साथ नहीं दे रहा, संस्थानें साथ नहीं दे रही है और सब चीज को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। एक और बात महत्वपूर्ण, मैं चूंकि चुनाव का समय है तो मैं जोड़ना चाहता हूं, वो ये कि चुनाव के समय में पार्टियां जनता से जुड़ती हैं, कनेक्ट होती हैं। ये दिखावा तो आज भी हो रहा है, लेकिन व्यवहारिक बात में क्या हो रहा है? व्यवहारिक स्थिति यह है कि लोग मीडिया मैनेजर खोज रहे हैं, पार्टियां मीडिया मैनेजर खोज रही हैं। हर जगह में 45,000 50,000 रुपए में काम करने वाले, उनको मीडिया के एक्सपीरियंसेस वाले लोग चाहिए जो कि गलत बातों का या इंटरप्रिटेड उनके मन के मुताबिक बातों को जनता तक पहुंचा सके। यानी ओपिनियन लीडर्स को भी या तो विकृत किया जा रहा है या नए ओपिनियन लीडर्स इस रूप में गढ़े जा रहे हैं जो जनता को प्रभावित कर सके। यानी जनता से जुड़ने वाली राजनीति को भी बदल देने का एक नया मैकेनिज्म इस देश में डेवलप हुआ है, और वो है कि जनता को प्रभावित करो, झूठ दे करके, झूठ परोस करके। इसी झूठ से लड़ने की बात तो सोनिया गांधी कह रही है, लेकिन इस बात को जैसे हम एलोबरेट कर रहे हैं आपके सामने, कांग्रेस का कौन नेता आएगा जो बताएगा कि ये है सोनिया गांधी के कहने का मतलब, ये है झूठ के पर्दाफाश का मतलब, और जो सच्चाई है, जो सच दिख रहा है उसको भी दिखाने वाला कौन है? ये इसकी भी कमी दिख रही है राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें, और ये झूठ, इसी झूठ को सोनिया गांधी ने भी पकड़ा है और इसी झूठ को पकड़ करके अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि झूठ का फूल लूट का फूल बन गया है। तो ये जो फाइनली जो कमल का फूल जो बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है और उस चुनाव चिन्ह पे अटैक है, लेकिन इधर एक तरफ सोनिया गांधी अपने लोगों को, चाहे सोनिया गांधी एक्शन मोड में दिखाई दें या अपने लोगों को नसीहत दें या कुछ और, नसीहत पे भी बहुत अच्छे ढंग से एलोबरेट किया अभी प्रेम कुमार जी आपने, लेकिन जो भी है इस चुनाव के दरमियान जो तैयारियां कांग्रेस की तरफ से हो रही हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि पिछले 5 साल में जो एक्शन मोड दिखना चाहिए था वो नहीं दिखाई देता था और अभी दिखाई दे रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जो हो रहा है वो होना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए कि नहीं, वो क्या है क्या नहीं है ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन इतना है कि एक राजनीतिक पार्टी को, एक राजनीतिक दल को ये इस तरह के काम करने चाहिए जिससे खुद का भी, उसकी पार्टी के अंदर भी मजबूती महसूस हो और बाहर जनता जो उनके ऊपर भरोसा करे वो भी करे कि हाँ इस पार्टी में कुछ ना कुछ हो रहा है। और ऐसे भी कहा जाता है काडर बेस पार्टी कांग्रेस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसके जितने भी मतलब कार्यकर्ता सुषुप्तावस्था में क्यों ना हो लेकिन पूरे देश में है, जैसा अभी प्रशांत टंडन जी बता रहे थे। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा और इस बार बात अभी करना चाहूंगा मैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के उस पोस्टर को मैं दिखाना चाहूंगा जिसको लेकर के बीजेपी तिलमिलाई हुई है, क्योंकि पोस्टर उत्तर प्रदेश में कई जगह है। ये पोस्टर देखिए, आ रहा हूं, अखिलेश यादव की का ये पोस्टर है, आ रहा हूं।
इस पोस्टर से जबरदस्त तिलमिलाहट है। योगी आदित्यनाथ भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। ये पोस्टर जयराम पांडे के द्वारा लगाया गया ये पोस्टर है, लेकिन आ रहा हूं अपने आप में कॉन्फिडेंस बताता है। और ये कॉन्फिडेंस उत्तर प्रदेश में, जहां एक तरफ प्रियंका गांधी का कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है, एक तरफ हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए और वहां उनमें भी कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। और कुछ दूसरी पार्टियां हैं, AIMIM के अध्यक्ष जो हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, मायावती जी में भी कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस है। इस कॉन्फिडेंस के क्या मायने हैं जरा समझने की कोशिश करूंगा आपसे, और साथ साथ पैरेलली चर्चा करना चाहूंगा कांग्रेस की भी इसके साथ साथ। जब उत्तर प्रदेश के उसमें हम आते हैं कि अब बातें ये हो रही हैं कि कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को एक साथ चुनाव, एक मंच पे आके चुनाव लड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है? 2017 का चुनाव इन लोगों ने यूपी के लड़के के नाम पे ये लोग लड़े, लेकिन इनको फायदा नहीं हुआ। अब आने वाले समय में एक पॉलिटिकल विशेषज्ञ पत्रकार होने के नाते आपसे जानना चाहूंगा कि क्या फिर से एक गठबंधन होना चाहिए? दूसरी बात कि ये कॉन्फिडेंस जो अखिलेश यादव का है, इस कॉन्फिडेंस से सियासत में कई बार बहुत फायदे हो जाते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा? अगर विपक्षी नेता, विपक्षी दल एक होकर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित ही इससे योगी जी को और बीजेपी को बड़ी ठेस लग सकती है चुनाव के नतीजों में। पिछली बार के नतीजों की बात कुछ और रही। वहां 2017 में वोटों का ध्रुवीकरण एक अलग तरीके से हुआ था। इस बार मुद्दे सबके एक है। जिन मुद्दों पर कांग्रेस बात कर रही है, उन्हीं मुद्दों पर मायावती, उन्हीं मुद्दों पर प्रियंका गांधी बात कर रही हैं, उन्हीं मुद्दों पर दूसरे विपक्षी दल भी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश जिस तरह चुनाव के बाद भी की गई और 2017 के चुनाव के नतीजे आने के बाद भी वोटों के ध्रुवीकरण पर ही सारा काम, सारी चीजें केंद्रित। आप बयान सुनिए, फादर मुक्त और चादर मुक्त भारत, इस तरह की बातें जब कही जाती हैं तो उसका उद्देश्य एक ही होता है कि सारे वोटों के ध्रुवीकरण पर बीजेपी केंद्रित। ऐसे में अगर विपक्ष के नेता एक होते हैं, विपक्ष मिलकर चुनाव लड़ता है, खासकर अखिलेश यादव और कांग्रेस, इस बार समन्वय की कमी पिछली बार बताई गई कि जिन सीटों पर जिन लोगों को टिकट दिया गया वो लोग शायद गलत थे, तो निश्चित ही मुझे लगता है इसका फायदा इन दलों को होगा और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव का जो पोस्टर है, मैं आ रहा हूं मैं, ये एक बड़ी घोषणा है, कॉन्फिडेंस बताता है और लोगों का विश्वास भी बताता है कि मैं आ रहा हूं। और खास बात यह है कि लगातार जिस तरह फिल्मी अंदाज में, या जिस अंदाज को हमारे प्रधानमंत्री ने भी कई दिनों से अपना लिया है, जो हर जगह मैं के अलावा बात नहीं करते, यहां उन्होंने मैं की बात की है। और दिलचस्प बात यह है कि सोनिया गांधी सिद्धांतों की बात कर रही है। कांग्रेस के सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, सब जानते हैं, लेकिन उन सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस के लोग नहीं कर रहे हैं। यह बात सोनिया गांधी जानती है और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं को जनता तक पहुंचना चाहिए। जमीनी स्तर पर हमारी बातें नहीं पहुंच पाती है, कार्यकर्ताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बातें बहुत गौर करने वाली है। कांग्रेस अपनी सब कमजोरियां जानती है। एक ऐसी पार्टी जो कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, लेकिन जहां सारा प्रताप, सारी शक्ति ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होती है। ऐसी पार्टी में जब ऊपर सत्ता नहीं है तो वो चुंबकत्व धरती पर उनका कम है, जो प्रेम कुमार जी बता रहे थे। तो इससे लड़ने के लिए उन्हें एक होना जरूरी है। वोटों के ध्रुवीकरण के खिलाफ अगर एक हुए तो लोगों को बताना आसान होगा कि किन मुद्दों पर योगी की सरकार काम कर रही है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने उन्हीं जगहों को निशाना बनाया है, खास तौर पर जहां योगी का क्षेत्र है, जी का कार्यक्षेत्र। तो ये बात अच्छी है कि वे सीधे जड़ों पर प्रहार कर रहे हैं। जहां से बीजेपी की शक्ति उभर रही है वहां वे प्रहार कर रहे हैं और उसका अंजाम, उसका नतीजा अच्छा निकल सकता है उन पार्टियों के लिए अगर वे लगातार। चुनाव एक और बात है कि चुनाव लड़ना अलग और विचारधारा की बात करना अलग चीज है। अब चुनाव में केवल विचारधारा नहीं बची है,
अब चुनाव में सबसे पहली चीज आ गई है पैसा, जो बीजेपी की तुलना में, उनकी पार्टियों की तुलना में कम, 10 गुना ज्यादा आर्थिक बल है। पिछले साल के आंकड़े देखिए, जो दान बीजेपी को मिला वो 2,500 करोड़ से अधिक का था और कांग्रेस को 200 करोड़ मिला। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कितना ज्यादा पैसा, यह सब ऑफिशियल आंकड़ा है, यानी इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी के कोष में जमा है। वो इस पैसे का उपयोग अपने चुनाव में कर सकती है, अपने लोगों के लिए हेलीकॉप्टर भेज सकती है, हवाई जहाज भेज सकती है, सब पे खर्च कर सकती है। तो ये सब चीजें हैं। तो कांग्रेस की लड़ाई विचारधारा से है, कांग्रेस की लड़ाई धनबल से है, कांग्रेस की लड़ाई उन संस्थाओं की व्यवस्था से है जो बीजेपी के लिए शरणम गच्छामी हो गई है। इनमें कई संवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं भी हैं। जैसे मीडिया पूरी तरह संघम शरणम गच्छामी है, जिस तरह अभी प्रेम कुमार जी ने बताया किस तरह सुप्रीम कोर्ट को, चुनाव आयोग को किस तरह मैनेज किया जा रहा है, ये सब चीजें हैं। तो लड़ाई केवल विचारधारा के स्तर पर नहीं बची, लड़ाई का स्तर कई है, आर्थिक पैमाना एक स्तर है, उससे जूझना है कांग्रेस को, अखिलेश यादव को। तो लड़ाई बहुत गंभीर है। और जो हमें विचारधारा के आधार, केवल विचारधारा की बात हो तो कांग्रेस की विचारधारा अच्छी है, लोग उसे वोट दे देंगे, लेकिन मतदाता को चुनाव के बूथ तक लाना, और एन मौके पे हमने देखा 2019 के चुनाव में कि कैसे लोकसभा चुनाव में बूथ तक जाते जाते मतदाता का विचार बदल दिया गया, या मीडिया ने उसका विचार बदलने के लिए बाध्य कर दिया उसे। तो ये सब चीजें हैं। तो कांग्रेस जिसे लड़ाई का, जिसे अपना दुश्मन मान रही है, उस दुश्मन के पीछे 10 सिर है और हर सिर में अलग अलग ताकत है, उसे पहचानना होगा कांग्रेस को। तो लगता है कि विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई तो है भाई, कांग्रेस की विचारधारा है, आजादी दिलाई है, बहुत अच्छा है, लेकिन यहां आपको मैदान में लड़ाई लड़नी है, इसे कांग्रेस को समझना होगा, एक होना होगा, कार्यकर्ताओं को एक करना होगा, जमीन पर आना होगा, आंदोलन करने होंगे, जन जन तक ये बात पहुंचानी होगी कि जनता की भलाई और भारत की भलाई में है। आपकी आवाज कट रही है, लेकिन लब्बो-लुआब समझ में आ रहा है। पूरी बात लगभग प्रकाश जी आपने रखी है, और खासकर इसमें एक बात और भी कि मीडिया, जो मतलब कांग्रेस हो या विपक्ष हो, आज की तारीख में ये तो समझना होगा कि एक तरफ आपको बीजेपी से लड़ना है, यानी कि जो भी सत्ता पक्ष है उससे लड़ना है, और साथ साथ मीडिया से भी लड़ना है आपको। लड़ाई मत कीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि मीडिया का साथ आपको अगर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं वहां भी, क्योंकि पैरेलली आप देखते हैं कई डिबेट्स में अलग अलग ढंग से एंकर से लेकर के तमाम लोग जो हैं वो सत्ता पक्ष की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देते हैं। खैर, ये एक अलग पहलू है जिस पर लगातार चर्चा हो रही है, और इसके साथ साथ मीडिया का रोल जो समाज में होता रहा है वो कितना क्षीण होता जा रहा है, कितना गिरता जा रहा है, आप सब जानते हैं। लेकिन प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मीडिया को गोदी मीडिया कह लीजिए। गोदी मीडिया, जी बिल्कुल बिल्कुल, गोदी मीडिया के बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रशांत जी आपके पास आना चाहूंगा, और जो सवाल प्रशांत जी आपके पास जो सवाल अभी हम कर रहे हैं उसी सवाल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और आगे थोड़ा जो प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास हम लेकर के आए थे। अखिलेश यादव कह रहे हैं, और बिल्कुल आ रहा हूं मैं, एक कॉन्फिडेंस को जतलाता है। अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि सेकंड नंबर की पार्टी, हम लोग भी जो सर्वे कर रहे हैं उसमें भी सेकंड नंबर की पार्टी, या अभी जो पिछला सर्वे हमारा आया है उसमें पहले नंबर की पार्टी बनकर के अखिलेश यादव की पार्टी उभरी है, और दूसरे नंबर पर बीजेपी जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन साथ साथ टीएमसी की थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा, चाहे गोवा हो, चाहे यहां पर आप देखिए उत्तर प्रदेश हो, टीएमसी गोवा में भी कांग्रेस के लोगों को तोड़ती नजर आई, और यहां उत्तर प्रदेश में भी आप याद कीजिए कमलापति त्रिपाठी के पोते राजेश पति और विधायक जो हैं ललितेश पति त्रिपाठी, ये दोनों ने सिल्लीगुड़ी में टीएमसी का दामन थाम लिया। ये सिल्लीगुड़ी, वहां तो जाकर चुनाव लड़ेंगे नहीं, वहां राजनीति करेंगे नहीं, पश्चिम बंगाल में राजनीति तो करेंगे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में अगर टीएमसी आती है तो किसके लिए फायदेमंद होगा और किसके लिए घाटे का सौदा होगा, ये साफ समझ में आता है। क्या टीएमसी, क्योंकि आप एक चीज और भी है यहां पर कि टीएमसी का समर्थन समाजवादी पार्टी ने वेस्ट बंगाल के चुनाव में किया था,
लेकिन बाकी जगहों पर देखिए, अब यहां जब उत्तर प्रदेश में अगर टीएमसी आती है तो बट नेचुरल है, एक नेचुरल अलाई के रूप में शायद टीएमसी समर्थन कर दे, और टीएमसी का समर्थन अघोषित तौर पे किसानों ने भी किया था। तो ऐसी हालत में कांग्रेस कहां आपको दिखाई दे रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे गोवा हो, और दोनों जगह पे टीएमसी कांग्रेस में ही लगातार हम देख रहे हैं कि सेंधमारी करने की कोशिश में दिखाई दे रही है। बाकी जगहों पे एक साथ, और कुछ 2 महीना पहले अगर जब यहाँ पर संसद चल रही थी उस समय की बात आप याद कीजिए, पार्लियामेंट के दौरान एक अलग तस्वीर नजर आ रही थी, जिस समय ममता बनर्जी आई दिल्ली, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोगों से मुलाकात हुई, एक मंच पे ये लोग दिखाई भी दिए, ऐसा लग रहा था कि ये कुनबा जो है विपक्षी दलों का एक साथ आएगा। लेकिन अब धीरे धीरे वो कुनबा बिखरता हुआ अचानक दिखाई दे रहा है। टीएमसी अपना राग, इनकी अपनी कोशिश, और ऐसे भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपना पैर जो है जमाना है, तो कांग्रेस को साथ में बहुत सारे साथी लिख भी रहे हैं, राम बहोर जी लिख रहे हैं लगातार कि कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए। तो इतने तमाम साथी लिख भी रहे हैं कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में खासकर अकेले चलना चाहिए। अगर गोवा की बात करें तो वहां भी यही कहा जाएगा कि अकेले चलना चाहिए। लेकिन यहां पर टीएमसी की भूमिका की थोड़ी सी आपसे वो चाहूंगा, और साथ साथ कांग्रेस और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी अखिलेश की भूमिका की जब बात करेंगे तो अखिलेश के चाचा जी यानी कि सैफई कुनबा जो है वो भी अभी बिखरा हुआ है। उसके साथ न रहते हुए भी क्या अखिलेश इतने मजबूत हो सकते हैं कि आ रहा हूं मैं कह रहे हैं? बहुत लंबा चौड़ा एजेंडा आपने मुझे दे दिया है राजीव जी, लेकिन एक एक करके बात करते हैं। टीएमसी के मामले में थोड़ा निराश करूंगा आप लोगों को मैं, कि देखिए मसला ये है कि जो ये छोटी पार्टियां हैं, मतलब बंगाल में वो सत्ताधारी पार्टी, लेकिन उत्तर प्रदेश में और गोवा में उनको छोटी पार्टी कहा जाएगा। तो कांग्रेस ने आज उनको कहा है कि ये सीबीआई से डर जाते हैं, हम बड़ी पार्टी हैं, वो एक अलग नैरेटिव है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन देखिए जब वो एमक्यूएम यूपी और बिहार आता है तो उसका मंसूबा और उद्देश्य दूसरे हैं। टीएमसी और आम आदमी पार्टी अगर उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश जाती है, गोवा जाती है, तो उनके इरादे दूसरे हैं। वो इरादा क्या है उसको हम समझ लेते हैं, और दर्शकों के लिए भी। देखिए राष्ट्रीय पार्टी के लिए 3 राज्यों में 2% सीटें होना जरूरी है विधायिका में, और 4 राज्यों में 6% का एग्रीगेट होना जरूरी है। तभी आपकी गिनती राष्ट्रीय पार्टी में होगी चुनाव आयोग में। तो गोवा जैसे जगह पे ये 2% और 6% जो है वो आसानी से हो सकता है। उत्तर प्रदेश में वोट शेयर मिल जाएगा इनको एग्रीगेट, तो वो उनका 6% 4 राज्यों का आंकड़ा पूरा होता है, क्योंकि बंगाल में उनके पास काफी है। तो बंगाल में और त्रिपुरा में तो वो डिफॉल्ट पार्टी है, सत्ता में आ सकते हैं, सत्ता में है भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब वो आ रहे हैं तो ये इलेक्शन कमीशन की खानापूरी पैदा करने के लिए आ रहे हैं, और इसका दूसरा जो लाभ है उसको भी हम समझ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्हीं के लिए खरीदे जा सकते हैं जो ये शर्तें पूरी करेंगे 2% और 6% के आंकड़े की। तो इसलिए ये लोग इधर हाथ पैर मारते हैं। इनको हम चुनाव के गणित में मैं इनको शामिल नहीं करना चाहता हूं फिलहाल। हो सकता है कि 4 महीने बाद मेरी बात गलत निकल जाए, लेकिन अभी मेरा तो यही मत है। दूसरा कि अखिलेश यादव की आपने बात की। देखिए अखिलेश यादव एक डिफॉल्ट, मतलब पिछली बार उनके साथ एक डिसएडवांटेज था कि वो इनकम्बेंसी फैक्टर था, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उनके खिलाफ। चाचाओं की बात की आपने, तो उनको सबसे बड़ी चुनौती तो बीजेपी से ज्यादा चुनौती तो चाचाओं की थी, और चाचाओं ने 4 साल तक काम नहीं करने दिया उनको। आखिरी के 1 साल अखिलेश यादव ने जो काम किया उसी को लेकर वो चुनाव में गए। तो अब वो क्योंकि विपक्ष में है तो अब वो एंटी इनकम्बेंसी तो योगी साहब के पाले पे है। शुरुआत उनकी ठीक हुई है, एक रिजर्व वोट है उनका। देखिए कांग्रेस पहचान की राजनीति नहीं करती है, तो कांग्रेस के की शुरुआत होती है
कम आंकड़े से। मायावती, बीजेपी और इनकी शुरुआत एक मिनिमम आंकड़े से होती है अखिलेश यादव की, क्योंकि उनके पास एक जो जातिगत आंकड़ा है, तो वहां से उनकी शुरुआत होती है। अखिलेश यादव ने पिछले डिबेट में हम लोगों ने चर्चा की थी कि उन्होंने छोटी पार्टियों से, उनकी रणनीति रही है कि छोटी पार्टियों से उन्होंने टाई अप किया है, जो कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को उन्होंने कहीं ना कहीं चुनौती दी है। और बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को चुनौती ऑलरेडी मिल चुकी है, कहीं और से नहीं, योगी जी के रहते हुए मिल चुकी है, क्योंकि योगी जी खुद ही उसके एंटीथेसिस है किसी प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग की। अब दूसरा की नैरेटिव का जहां तक मामला है, तो मैं पहला राउंड तो मैं कहूंगा कि प्रियंका गांधी ने ले लिया है। वो वोट में कितना तब्दील होता है आगे की बात है, लेकिन पहला राउंड तो प्रियंका गांधी के हक में गया है, चाहे वो लखीमपुर खीरी घटना हो, चाहे वो आगरा की घटना हो, चाहे वो महिलाओं को 40% सीट देने की मामला हो, चाहे उन्होंने जो है वो स्मार्टफोन और स्कूटी की प्रॉमिस कर दिया हो, जिसको कि बीजेपी ने कॉपी किया। बीजेपी को भी मजबूरन कहना पड़ा कि हम स्मार्टफोन देंगे, योगी जी को कहना पड़ा। तो पहला राउंड जो है वो तो नैरेटिव में मीडिया की सुर्खियों में छाए रहने पर प्रियंका गांधी के पास गया। ये सच है कि जिसकी गोदी मीडिया की बात हुई है, तो गोदी मीडिया का साथ है, खुला साथ है बीजेपी को। नफरत की पॉलिटिक्स इनके साथ है, व्हाट्सएप की और झूठ की फैक्ट्रियां हैं, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद भी ये चुनाव उत्तर प्रदेश का काफी मुश्किल होगा बीजेपी के लिए, काफी कांटे की टक्कर होगी। और जैसा आपके बहुत से दर्शक कह रहे हैं, मैं भी इसी राय का हूं कि चुनाव अभी अलग अलग लड़ना चाहिए, क्योंकि वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं होते। जो सामाजिक पोलराइजेशन हो गया है, तो जो समाजवादी पार्टी का वोटर है वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के एब्सेंस में जरूरी नहीं कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट को दे दे या बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को दे दे, हो सकता है कि वो वहां बीजेपी को वोट दे दे, क्योंकि सामाजिक पोलराइजेशन हो गया है। तो इसलिए अभी अपनी अपनी क्षमताओं पर चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव के बाद अगर ऐसा कुछ संभावना बनती है कि किसी के पास सीटें कम है, ज्यादा है, सरकार बनने की संभावना बनती है, तब एक अलायंस पे उनको जाना चाहिए। तब इसके बाद, यानी कि चुनाव के बाद अलायंस की बात हो, लेकिन पहले सबको अपने अपने अंदाज में, अपने ढंग से, अपनी मजबूती जिसकी जितनी है उस अंदाज में चुनाव लड़े। प्रेम कुमार जी, हम जब बात कर रहे हैं, देखिए समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं और छोटे दलों की बात कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं हम। समाजवादी पार्टी के कुनबे, सफाई कुनबे की भी बात कर रहे हैं। एक पार्टी जो है वो बसपा है, बहुजन समाज पार्टी, काडर उसका एक ठोस वोट बैंक है और 15 से 17% माना जाता है। चुपचाप हैं मायावती जी, पिछले 5 साल चुपचाप रहीं और बीजेपी के केंद्र की राजनीति रहे चाहे राज्य की राजनीति, हर मुद्दे पे हर जगह शांत चित्त बैठी हुई हैं। लेकिन इतनी शांति, इतनी खामोशी क्यों है, ये समझ में नहीं आ रही है। मायावती जी 2017 से पहले की मायावती दिखाई नहीं दे रही हैं, क्या कारण हो सकता है? ये एक सवाल ये। दूसरा सवाल कि इन सब की जब हम बात कर रहे हैं, जबकि अब जो चौथे नंबर की पार्टी कांग्रेस मानी जाती थी, और अभी जैसा प्रशांत टंडन जी ने भी कहा और हमारे तमाम दर्शक भी कह रहे हैं और धरातल पे हम देख भी रहे हैं कि एक पार्टी लगातार काम करती हुई, लगातार बिल्कुल झकझोर देने वाली जो हरकत जिसकी होती है वो हरकत में दिखाई दे रही है, वो कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस बनाम अगर बात की जाए तो कहां हम देखते हैं, क्योंकि तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी की बात, क्योंकि तीसरे नंबर पे आज की तारीख में 2017 के इलेक्शन के रिजल्ट का देखें हम तो बसपा है और चौथे नंबर की पार्टी जो है वो कांग्रेस है। तो तीसरे चौथे नंबर के बीच अगर लड़ाई हो तो इन दोनों को कहां पाते हैं? राजीव जी, उत्तर प्रदेश में दो पार्टियों का नेचर एक जैसा, बीजेपी और कांग्रेस। एक बहुत प्रचंड बहुमत जिसके पास, और एक के पास सिर्फ 6% का वोट। और इसके अलावा जो दो पार्टियां हैं, उन दो पार्टियों का नेचर भी एक तरह का। एक के पास MY फैक्टर और दूसरे के पास में दलित ब्राह्मण फैक्टर, जो कि अब तहस नहस हो चुका है बीते दौर में।
एमवाई भी हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी को यादव बहुल इलाकों में हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के हाथों, और बहुजन समाज पार्टी भी वो सारी 80 सीटें हार गई, 80 सीटों पर भी उनके उम्मीदवार नहीं जीते। तो ये जो स्थिति है, तो वो क्या है कि ये लोग अपना जनाधार को कैसे वापस हासिल करें, अपना बेसिक जनाधार जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी, उसको कैसे हासिल करें ये चिंता है। और कांग्रेस के पास में बीजेपी की तरह ठीक उलट स्थिति है, लेकिन कांग्रेस कैसे अपने आप को विकल्प के तौर पे खड़ा करे ये चिंता है। कांग्रेस की चुनौती बाकी के मुकाबले बहुत ज्यादा नजर आती है। इसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के समांतर जो राजनीति है, वो समांतर राजनीति बटी हुई है अलग अलग हिस्सों में। तो प्रत्यक्ष तौर पर तो लगता है कि अलग अलग लड़ने से बीजेपी को फायदा है, और इधर दूसरी तरफ कांग्रेस को भी लगता है कि हमें अलग लड़ने से फायदा है, समाजवादी को भी लगता है अलग लड़ने से फायदा है। अगर सबको अलग लड़ने से ही फायदा है तो फिर साथ लड़ना और विपक्ष की एकता और तमाम चीजें तो खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल राजनीति चूंकि बाइपोलर नेचर में हो गई है, और एक पोल पर बीजेपी खड़ी है, दूसरे पोल पर तमाम पार्टियां हैं, तो इन पार्टियों में कौन विकल्प बनेगा। अब लड़ाई इनके बीच है कि हम बीजेपी के मुकाबले हम खड़े हो कि हम खड़े हो। तो अब इसमें उत्तर प्रदेश में देखिए कि जैसे मुसलमान बीजेपी को वोट कभी नहीं करेंगे, ब्राह्मण इस बार बिल्कुल नाराज है, बीजेपी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, और इसी तरीके से ओबीसी का भी एक तबका है जो कतई बीजेपी के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ओबीसी बहुत बड़ा वोट बैंक है, 40% 42% है, तो हम इसलिए हम एक तबका बोल रहे हैं। तो जो बीजेपी के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, तो वो किसके साथ खड़ा हो, ये लड़ाई है गैर बीजेपी दलों के बीच में। तो इसमें बहुजन समाज पार्टी की भी रणनीति बन रही है। हो सकता है कि आपको चौंकाने वाली बात आपको सुनने को मिले कि बहुजन समाज पार्टी 200 सीटों पर ब्राह्मणों को खड़ा करने जा रही है, यह भी आपको सुनने को मिल सकता है। अगर आप ऐसा सुनते हैं तो इसके पीछे की रणनीति यह है कि ब्राह्मण अगर एक साथ हो गए तो, और दलित इकट्ठा हो रहे हैं या आकर्षित हो रहे हैं या आकर्षित किया जा सकता है, तो वो जो बिखरा हुआ तबका है मुसलमान, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ ना जाकर के बीएसपी के पास चला है, क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट तो यही हो सकता है, जिताऊ पार्टी यही हो सकती है बीजेपी के बरसूस के मुकाबले। तो ये रणनीति आपको सामने आ सकती है। दूसरी बात है कि समाजवादी पार्टी जो पॉलिटिक्स कर रही है उसमें है कि अगर जैसे छोटे दलों को उन्होंने अपना लिया है, यानी वो 42% पर उनकी नजर है, तो उसका अगर एक हिस्सा ये परसेप्शन जाए कि ओबीसी में अच्छी डेंट लगने वाली है बीजेपी को समाजवादी की तरफ से, तो क्या है कि एम जो उनसे खिसका हुआ है वो भी वापस आ सकता है, वाई जो खिसका हुआ है वो भी जुड़ सकता है। वाई तो अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि कहां जाए, तो उस केस में ओबीसी के प्रभाव से, छोटे दलों के प्रभाव से वो अपने आप को बीजेपी के समांतर खड़ा करने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसमें जाहिर बात है कि ब्राह्मण जो कि बहुत सोच समझकर वोट देता है, इसलिए नहीं कि बीजेपी से नाराज है तो वो किसी को भी वोट दे देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक ब्राह्मणों को लुभाने वाली, जब तक एक स्पष्ट ब्राह्मणों को लुभाने या जोड़ने वाली, लुभाना शब्द थोड़ा गलत हो जाएगा, जोड़ने वाली और पॉलिटिक्स लेकर के जैसा कि बीएसपी की रणनीति आ सकती है, वैसा अगर समाजवादी पार्टी लेकर आए जिस पर भरोसा करना ब्राह्मणों के लिए हालांकि मुश्किल होगा, क्योंकि ब्राह्मण बीएसपी पर ज्यादा भरोसा करते हैं, समाजवादी पार्टी पर कम करते हैं। एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना होगा ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए, तो वो अगर राजनीति आती है तो समाजवादी पार्टी आगे बढ़ जाएगी और बीएसपी जो सिमट गई है वहीं रह जाएगी। तो ये रिवाइवल का एक निर्णायक लड़ाई के बीजेपी के समांतर कौन खड़ी होगी, और कांग्रेस के लिए गणित समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेचर जो है बीजेपी की तरह है, सभी तबकों में कांग्रेस को अपने आप को खड़ा करना है। और ये चमत्कारिक व्यक्तित्व से हो सकता है, जैसे मोदी जी बीजेपी के साथ है, तो क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए चमत्कारिक व्यक्तित्व हो सकती है, वहां पर कांग्रेस के लिए संभावना दिखती है। यही मोटे तौर पर स्थिति है। क्या होने वाला है हम लोग सब देखने वाले हैं जी। क्या होने वाला है, बिल्कुल 3 महीने बाद क्या कुछ होगा हम सब देखेंगे। लेकिन हाँ, तीसरे नंबर की पार्टी पहले नंबर की पार्टी बन सकती है,
और ये कमाल 2017 में हुआ था जब हमने देखा कि बीजेपी जो है वो कहां से कहां पहुंच गई। 312 सीटें अकेले दम पे बीजेपी लेकर आई थी और उसके जो घटक दल थे सुभासपा और अपना दल, ये दोनों मिलकर के 13 सीटें और लेकर के आए थे और इस प्रकार 325 सीटें लेकर के आई थी बीजेपी। तो क्या ये कमाल कांग्रेस नहीं कर सकती है? ये कर भी सकती है। तीसरे चौथा नंबर की पार्टी जो है वो पहले नंबर की पार्टी क्यों नहीं बन सकती है? ये बात भी हम लोग इसी कार्यक्रम में कई बार कर चुके हैं, हमारे तमाम साथी कर चुके हैं पहले भी। प्रकाश हिंदुस्तानी जी बहुत सही कह रहे थे और कि या तो सारे दलों को एक साथ मिलके एक मंच पे लड़ना चाहिए, और जो हमारे साथी प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि सामने बीजेपी है और उसको लड़ाने के, उसको हराने के लिए, उसके सामने लड़ने के लिए मजबूती के साथ कौन सा दल तैयार है, कौन सी पार्टी वहां खड़ी होगी, ये जनता देख रही है कि क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, क्या बसपा बीजेपी को हरा सकती है, या कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है। ये तो वोटर देखेगा ही, जो ये चाहेगा कि बीजेपी को हराना है और सत्ता से बाहर करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा आने वाले समय में। और लेकिन साथ साथ जब बात, ये भी बहुत सही बात कहे प्रेम कुमार जी आपने कही कि लेकिन सबको लगता है कि अकेले लड़ें तो हमारे लिए सही है। कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि अपने काडर को अगर तैयार करना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है, अभी नहीं तो 2024 के लिए मजबूत करना है, तब भी आपको अकेले लड़ना होगा। मायावती जी को लगता है कि हमारा काडर अपने पास है, हम एक साथ लड़ लें तो वो 17% 16% तो हमारे पास आ ही जाएगा। और जैसा आपने कहा कि ब्राह्मण से अगर 200 आ जाएंगे, 200 टिकट्स दे देंगे 200 ब्राह्मण्स को, तो हो सकता है कि एम फैक्टर भी साथ में आ जाए, वाई फैक्टर भी साथ में आ जाए। तो बहुत कुछ है और उन सब के बीच कांग्रेस अपनी तैयारियों में है। 31 तारीख को, यानी कि इसी 31 तारीख को, जैसा शुरुआत में मैंने कहा कि अब एक बार फिर एक्शन में दिखाई देंगी प्रियंका गांधी। उस दिन उनकी दादी की शहादत दिवस है 31 तारीख, और सरदार पटेल जिनको अपने पाले में अभी तक लाए हुए दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी एक बड़े से स्टैचू के बाद में, और उनका भी उस दिन उनकी भी जयंती है। तो क्या कुछ होगा वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज इस चर्चा के लिए वक्त खत्म हो गया है। आप तीनों महानुभाव, हमारे तीनों, मतलब पीपीपी मॉडल की जो बात हम कर रहे थे, तो तीनों हमारे प्रेम कुमार जी, प्रशांत टंडन जी और प्रकाश हिंदुस्तानी जी, तीनों आप लोगों ने विचार रखे और बहुत ही विस्तार से, बहुत सही जो एक सटीक विश्लेषण होता है। मैं तो बहुत प्रभावित होता हूँ आप लोगों के विश्लेषण से, और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी भी प्रभावित होते होंगे और कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट भी लिखते हैं, आप लोगों की तारीफ में भी लिखते हैं ये लोग। आप बाद में देखेंगे तो आप खुद पढ़ेंगे। तो एक अच्छी चर्चा आप लोगों ने की। आप लोगों को, आप तीनों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जुड़े, अपना समय आप लोगों ने दिया। बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप तीनों को। और तमाम साथियों, आप लोग लगातार मैं देख रहा हूं लिख रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं। और यहाँ अशोक राज पुरोहित जी लिख रहे हैं कि ममता बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस के लीडर टीएमसी में लेकर कांग्रेस को कमजोर कर बीजेपी को फायदा पहुंचा रही हैं। कांग्रेस को सभी स्टेट में अकेले लड़ना चाहिए, अशोक राजपुरोहित जी कह रहे हैं। रोहित मल्होत्रा का कहना है कांग्रेस हार सकती है। मोहम्मद मुशीद का कहना है कि उत्तर प्रदेश के बताओ कितनी सीट किस पर जा रही है। अभी हमने कुछ दिन पहले, मोहम्मद मुशीद भाई आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक अपना सर्वे दिया था 15 या 16 अक्टूबर को, उस सर्वे को जरूर देख लीजिएगा। जावेद इकबाल कह रहे हैं वक्त का तकाजा है कि कांग्रेस और एसपी गठबंधन बना लें, जावेद इकबाल जी का कहना है। तरुण त्यागी कह रहे हैं कि राजीव जी एक साथ सब दल आते तो बीजेपी जीत जाएगी, ये तरुण त्यागी जी का कहना है। मोहम्मद अफरोज कह रहे हैं कि राजीव जी को मेरे तरफ से नमस्कार, बीजेपी हराओ भगाओ देश बचाओ। बहुत आपको भी बहुत नमस्कार मोहम्मद अफरोज भाई जी। और कमिल शेख भी हमारे साथ, फिर मंडल भी हैं, कांग्रेस मिड डे मील की बात कर रहे हैं। रूपराम गोगरवाल कह रहे हैं कि सच्चाई का टुकड़ा टुकड़ा सच्चाई की ओर मोड़ दो कांग्रेस के लिए और कांग्रेस को मजबूत करो। आफसा खान लिख रही हैं कि कांग्रेस ही हरा सकती है भाजपा को और कोई नहीं।
ये आपसा खान लिख रही हैं। फिर कमिल शेख भी हैं हमारे साथ। रविंद्र कुमार लिख रहे हैं कि बीएसपी घूम फिर कर भाजपा के पास ही जाएगी। तरुण त्यागी भी हैं। तो तमाम साथी अपने अपने हिसाब से अपनी बातों को रख रहे हैं। प्रद्युम्न तिवारी लिख रहे हैं कि मुद्दा कई सालों से भटक कर अंधेरी गुफा में समा गया है, सिया राम बचाओ। मनोज अग्रवाल का कहना है कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रियंका जी की शख्सियत के आगे सब बौने हैं। और आरिफ खान लिख रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को ये समझना होगा, जो अपने कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं देते, तवज्जो देने नहीं शुरू करेंगे तो संगठन नहीं मजबूत होगा। उसमें शामिल क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद, मतलब इन सबको तवज्जो देना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं की बातों पे भरोसा रखिए, उनके बातों को सुनिए और उनके विचारों, उनके आधार पर काम कीजिए, क्योंकि कार्यकर्ता ही आपकी छवि को बनाते हैं और कार्यकर्ता ही आपकी छवि को बिगाड़ते हैं। ये बात बहुत सही कह रहे हैं आप। और उसैद अहमद जी लिख रहे हैं कि इस बार बीजेपी को देश की जनता वोट बड़ी आसानी से नहीं देगी और बीजेपी को देश सत्ता से हटाना बहुत ज़रूरी है। इस बार देश के लोग महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या के आधार पर वोट देंगे। वैसे विपक्ष सावधानी के साथ ये कह रहे हैं उसैद अहमद जी। रोहित मल्होत्रा भी हैं, कांग्रेस जीतेगी लिख रहे हैं रोहित मल्होत्रा। शरीफ खान भी हमारे साथ, जो कह रहे हैं सिर्फ कांग्रेस को ही लड़ना चाहिए। फिर गौरव कुमार कह रहे हैं रेलवे के एग्जाम पे भी एक दिन बहस हो सर। बिल्कुल, रेलवे का तो सत्यानाश हो गया है, क्या बताऊं। न सिर्फ रेलवे, तमाम अभी एक चिट्ठी जो है उत्तर प्रदेश के छात्रों की खून से लिखी हुई चिट्ठी घूम रही है सोशल मीडिया पे। शायद आप लोगों ने देखी होगी उस चिट्ठी को, उस खत को देखा होगा, तो दिल दहल जाता है। खून से चिट्ठियां लिख रहे हैं लोग। और जो सरकार कहती थी कि हम आएंगे तो युवाओं को 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, जो सरकार कहती थी कि युवाओं का भला होगा, वो सरकार आज बिल्कुल कान में तेल डालकर सोई हुई है। ऐसा क्यों है, ये समझने की बात है। और युवाओं को अब जगना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। जो आज कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए 200 रुपए में पेट्रोल भरा लेंगे और जो पैसा है वो सरकार के पास ही तो जा रहा है, और बहुत अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, वैसे युवाओं से भी अपील है कि जरा महंगाई की ओर ध्यान दीजिए, जरा बेरोजगारी की ओर ध्यान दीजिए। सिर्फ जय श्री राम कह करके या सिर्फ भगवान और अल्लाह और इन सब में बंटवारा करके ये इससे काम नहीं चलने वाला। देश प्रगति तमाम चीजों से ऊपर हट करके करेगा और इसके लिए आपको जागरूक होना होगा। और ये बात मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं, क्योंकि बहुत लोगों की चिट्ठियां, बहुत लोगों के मैसेज मेरे पास आते हैं, ऐसे छात्रों के, ऐसे युवाओं के जो आज बेरोजगार होकर के भटक रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम्स दे दिए, जिनकी नौकरी लग चुकी है लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। ऐसे लोग भी हैं। ये चाहे वो रेलवे हो, बैंकों का निजीकरण और किस ढंग से हो रहा है, बैंक कैसे कम होते जा रहे हैं आप सब जान रहे हैं। तो चाहे रेलवे हो, बैंक हो, या ऐसे बहुत सारे जो भर्ती के हैं, एसएससी के हैं, बाकी हैं, वो सब आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखने समझने की जरूरत है। कामिल शेख जी कह रहे हैं कि देशबंधु पेपर कैसे मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप देशबंधु की साइट पे चले जाइए, देशबंधु.co.in पे, और वहां पे आपको पेपर मिल जाएगा देखने के लिए। सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूं। और उसके अलावा मुजफ्फर हमारे साथ हैं, ईवीएम से छुटकारा की बात कर रहे हैं। फिर रोहित मल्होत्रा हैं, अब की बार कांग्रेस सरकार कह रहे हैं। फिर नेमाराम जोगपाल भी हैं, कांग्रेस लाई रोजगार पाइए कह रहे हैं। संजय यादव कह रहे हैं राहुल गांधी क्यों नहीं यूपी में प्रचार करते हैं। मुझे ये लगता है ये सवाल बहुत वाजिब कर रहे हैं। आने वाले समय में शायद राहुल गांधी भी यूपी में प्रचार करेंगे, लेकिन इस वक्त उनकी बहन प्रियंका गांधी जो हैं वो यूपी में प्रचार का बीड़ा उठाई हुई हैं और वो आगे आगे चल रही हैं। तो शायद प्रियंका ही एक चेहरा के रूप में कांग्रेस उनको दिखाना चाहती है, इसलिए शायद अभी राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, लेकिन राहुल शायद मुझे लगता है कि आएंगे यूपी में भी। तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं। आरिफ खान लिख रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी का बड़ा सम्मान करते हैं, आज़ादी में काफ़ी इसका योगदान रहा है। बिट्टू सिंह कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले पागल बनाते हैं, इलेक्शन के टाइम कुछ ना कुछ हादसा बनाकर पब्लिक का रुख बदल देते हैं। संजय यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रचार में क्यों नहीं आते, इसी का जवाब मैं दे रहा था। मंडल कांग्रेस कह रहे हैं, संजय कुमार कह रहे हैं प्रियंका गांधी को यूपी गाजीपुर में आना होगा। और कामिल शेख कह रहे हैं राजीव जी शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको। फिर गुंजन शर्मा कह रहे हैं एनटीपीसी पेट रिजल्ट, एनटीपीसी की भी बात कर रहे हैं।
तमाम चीज़ों को आप जान रहे हैं कि रिजल्ट तो छोड़िए, एग्जाम्स कहीं नहीं हुए हैं, रिजल्ट हो गए हैं तो उसके बाद में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बहुत कुछ है। और ये इन तमाम बातों पे आप लोगों को, मेरा ख्याल है कि आंदोलन की जो बात हमारे साथी कर रहे थे, अगर आंदोलन रास्ता पॉलिटिकल पार्टीज का है तो आंदोलन रास्ता युवाओं का भी है, युवाओं को भी एकत्र होना चाहिए। और रविंद्र कुमार लिख रहे हैं, बिकाऊ मीडिया देश का ध्यान भटकाने के लिए क्रिकेट और आर्यन पर बहस कर रहा है, हमें सावधान रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखिए, आर्यन की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। आर्यन के घटनाक्रम में आप जब टेलीविजन खोलिए आपको वही मिलेगा। क्रिकेट में आप देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान और मोहम्मद शमी से लेकर के तमाम लोगों को कैसे यहाँ हिंदुस्तान में ट्रोल किया जा रहा है एक मैच हारने के बाद, ये सब आप लोग देख रहे हैं। तो इन सारी चीजों से इतर और भी बहुत कुछ है, बहुत सारी खबरें हैं, उन खबरों को आप तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य होता है, हमारा एम होता है। इसलिए हम उन खबरों से, क्योंकि आप गलती से भी अगर टेलीविजन का कोई भी चैनल ऑन कर देंगे तो आपको आर्यन की खबर मिल जाएगी। आर्यन के मामले में आपको पता ही है कि आज बहस हुई है और कल फिर बहस होगी, और ये मुंबई हाई कोर्ट में बहस चल रही है और जमानत पे चल रही है, बेल पे चल रही है कि आखिर आर्यन को बेल दी जाए या न दी जाए। लेकिन उसके साथ साथ आर्यन केस में जो समीर वानखेड़े हैं वो भी फंसे हुए हैं। पूरा का पूरा मामला जो है पॉलिटिकल दिखाई दे रहा है, साजिशन आर्यन को फंसाया गया ऐसा लग रहा है। लेकिन चूंकि प्रीजुडिस है, मामला कोर्ट में है, इसलिए हम भी ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम इंतजार करेंगे और जब पूरा मामला बिल्कुल कोर्ट से बाहर आएगा तो उस पर एक कार्यक्रम जरूर हम आपके सामने लेकर के आएंगे, और आर्यन के मसले पे भी, और आने वाले समय T20 जो चल रहा है उसमें भी क्या कुछ होगा उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन ये सब खबरें आप लोग देखते हैं, वो खबरें, वो बातें जो नहीं चल रही हैं, नहीं दिखाई जा रही हैं। आज कांग्रेस की बैठक हुई, बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, बहुत महत्वपूर्ण बातें अगर कांग्रेस की ओर से आई हैं तो उस पर कोई भी चैनल नहीं दिखाएगा, ये तो दावे के साथ कह रहा हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं आ रहा हूं, मैं ये किसी भी चैनल को मुफीद नहीं लगता है दिखाना, क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो सत्ता में है और वो कैसे चाहेंगे गोदी मीडिया वाले कि वो वहां से हट जाए। तो इसलिए हम भी नहीं, यहाँ पर कोई तलवारबाजी नहीं कर रहे हैं, भांज नहीं रहे हैं कि ये सरकार है तो चली जाए, वो सरकार आ जाए। बात सीधी ऐसी है कि आप विकास की बात करते हैं, आप विश्वास की बात करते हैं, आप प्रयास की बात करते हैं। विकास, विश्वास, प्रयास जो है उस पर आप रहिए और उससे आगे बढ़िए। देश को विकास की गति जो है वो दीजिए और आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। जावेद इकबाल जी बहुत सही लिख रहे हैं कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आप लोगों ने सुना होगा, ये गजल बहुत अच्छा है। और उसी पे आगे लिख रहे हैं कि जनता महंगाई से परेशान है, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, महिला गुंडों से परेशान है, किसान 3 काले कानून से परेशान है, बीजेपी से परेशान है। बिल्कुल सही। अभिषेक यादव भी हमारे साथ में, रिंटू भी है हमारे साथ में, धीरज कुमार लगातार लिख रहे हैं कि क्या 24 में सत्ता बदल जाएगी, क्या इसी तरह के का प्रलोभन देकर हमें फिर फंसाया जाएगा भाजपा द्वारा। धीरज कुमार जी बहुत सही सवाल है, लेकिन आप और हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि जनता को जागरूक होना होगा। और जनता आप अगर हैं, आप अगर 4 लोगों को जागरूक करेंगे तो वो 4 जो हैं वो मल्टीप्लाई 16 में होंगे, 16 मल्टीप्लाई 64 में होंगे, और ऐसे कारवा बनता जाएगा। इसलिए जागरूक होने की जरूरत है। आरिफ खान लिख रहे हैं, राजीव भाई एनकाउंटर पर भी एक बहस कर लीजिए जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और फैक्टिंग काउंटर हमको तो लगता है मगर राइट खत्म है। बिल्कुल, एनकाउंटर्स की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारी चर्चाएं। उत्तर प्रदेश तो अभी फोकस में रहेगा, उत्तर प्रदेश पे बहुत कुछ करेंगे आने वाले समय में। उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम आप तक लेकर आएंगे, तो बहुत कुछ होगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, लगातार जो हम कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं और ये आप सब समझ रहे होंगे। रविंद्र कुमार लिख रहे हैं कि राजीव जी, मेरा मतलब साफ है कि आप जैसे चैनल से शायद जनता जागरूक हो सके। बहुत धन्यवाद रविंद्र कुमार जी आपको। अशोक सक्सेना कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में चमत्कार करेंगी, कुछ लोग गलत फहमी के शिकार हैं, किंग मेकर रहेंगी, महिला शक्ति जिंदाबाद, या देवी सर्वतेषु शक्ति रूपेण संस्थान, ये जो नमस्ते नमो नमः, ये जो उन्होंने ये जो दुर्गा स्तुति है उसको लिखा है इन्होंने। लेकिन इसी पाठ के साथ नवरात्र पे आपको याद होगा कि वाराणसी में जब
प्रियंका गांधी थी तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी। उसैद अहमद जी लिख रहे हैं कि राजीव जी, आपसे गुजारिश है कि आप एक कार्यक्रम महंगाई बेरोजगारी पर जोरदार बहस करें। बिल्कुल, महंगाई और बेरोजगारी की बात करने की कोशिश लगातार हमारे हर कार्यक्रम में आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि इस पर बहस होती है, बातें होती हैं। एक मुख्य मुद्दा है और 2 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर है। उस पर खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत स्थिर, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत नीचे कब जाएगी, ये भी तो सोचने वाली बात होगी। बस इंतजार कीजिए। अगर आपको पेट्रोल और डीजल की कीमत में या तो कमी या स्थिरता जितनी है उतनी रहे चाहिए, तो भगवान से मनाइए कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। इस देश में जब जब चुनाव होंगे पेट्रोल डीजल की कीमत जो है वो रुक जाएगी, उसमें बढ़ोतरी नहीं देखेंगे आप। जैसे चुनाव खत्म, दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन बिल्कुल बढ़ाते जाएंगे। फायदा जो है अपने लोगों को करवाएंगे और आपकी जेब ढीली होगी, हमारी जेब ढीली होगी, गरीबी जो है वो बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। आप और हम अच्छी तरह से जान रहे हैं। आरिफ खान लिख रहे हैं कि पैकिंग काउंटर पर भी 2 शब्द बोल दीजिए। पैकिंग जो फेक काउंटर उस पर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल इस पर भी बात होगी। मंडल पेट्रोल 200 पार, सोनू कुमार बीजेपी जिंदाबाद लिख रहे हैं। और मोहन जाट टाडा लिख रहे हैं कि आप सही बोलने की हिम्मत रखते हैं, बहुत धन्यवाद। आप लोगों से हिम्मत आती है इसलिए बोलता हूं। अफजल गुरु जी लिख रहे हैं पंजा, कामिल शेख भी हैं और मोहम्मद हुसैन भी हैं। सर पेट्रोल डीजल कब कम होगा? जिस दिन, वही तो कह रहा हूं, जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी आप देखिए पेट्रोल डीजल की कीमत या तो थोड़ी सी कम होगी या वहीं स्थिर। तो अभी बढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि बहुत लंबा आप लोगों का वक्त लिया हूं और लेकिन अच्छा लगता है कि आप लगातार लिखते हैं अपनी बातों को, अपने विचारों को आपसे साझा करता हूं, अपनी बातें भी और आपके विचारों को भी पढ़ता हूं तो अच्छा लगता है। करण सिंह लिख रहे हैं कि धन्यवाद राजीव जी, आपकी बात बहुत अच्छी है, भगवान आपकी मनोकामना पूरी हो, आप सबकी मनोकामना पूरी हो, मैं भी यही चाहता हूँ। SS विचार हैं, मैं भी कांग्रेस लिख रहे हैं। भोला प्रसाद यादव भी हैं हमारे साथ में जुड़े हुए। फिर सुनील कुमार कह रहे हैं सर आप अन्य चैनल पर की तरह हिंदू और मुस्लिम पर बहस मत करें, वर्तमान समय की स्थिति पर ध्यान देकर बहस करें। बिल्कुल वही करते हैं। कोई बहस जात पात और संप्रदाय पर नहीं, बल्कि बात जो है वो एक यूनिटी पर, बात एक मानवता पर वही होनी भी चाहिए। महंगाई के बाद में घरेलू गैस पर भी ध्यान दें राजीव जी, आपसे गुजारिश है, कह रहे हैं। घरेलू गैस की कीमत तो लगातार बढ़ती जा रही है। मोहम्मद हुसैन लिख रहे हैं कि सर केंद्र में दूसरी सरकार आएगी तभी डीजल पेट्रोल कम होगा। सोनू कुमार थैंक यू लिख रहे हैं। साहिल जन्नू भी हैं, जय कांग्रेस लिख रहे हैं। विक्रम कह रहे हैं, विक्रम पैदुआ कह रहे हैं कि भगवान के नाम पर लूटने वाले बीजेपी। रमेश अली भाई भी हमारे साथ जो कह रहे हैं जी हाँ, कहाँ कह रहे हैं न्यूज बहुत अच्छे म्यूजिक मालूम। फिर अशोक सक्सेना कह रहे हैं खून से चिट्ठी लिखी गई, समझ लीजिए भाजपा के खिलाफ कितना गुस्सा है। उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित परिवर्तन है, शायद भाजपा चौथे नंबर पर भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। जावेद इकबाल जी ने गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर कह दिया है। अब मेरा वक्त भी आ गया है। और मदन चंगल लिख रहे हैं कि पेट्रोल 110 रुपये और डीजल 100 रुपये लीटर करके बीजेपी सरकार ने देश की गरीब जनता की जेब काट दी है। और मोहम्मद हुसैन भी हैं, अनुराग यादव हैं, जीवेंद्र सर एकेडमी हैं हमारे साथ, सोनू कुमार मंडल हैं, ओल्ड इज गोल्ड लिख रहे हैं। और हरिओम साहू, राजू जी थैंक्स लिख रहे हैं। और भोला प्रसाद यादव भी बाय कर रहे हैं। और रविंद्र कुमार गुड नाइट कह रहे हैं। तो अब आप सबको भी बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ खबरों के साथ, कुछ विश्लेषकों के साथ में, और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक रहेंगे। तब तक हमारे दूसरे प्रोग्राम्स के साथ आप जुड़े रहिए। और साथ में एक बात जरूर, एक गुजारिश जरूर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे अपने तमाम दोस्तों साथियों तक पहुंचाइए, उन्हें भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन को भी ज्वाइन करें। और अपने विचारों को, अपनी बातों को, और इस प्रोग्राम में और भी क्या कुछ चाहते हैं और क्या अच्छा चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहिए, ऐसे विचारों को भी लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम बेहतर कर पाए, हम और आप, और आखिर में एक बेहतर दुनिया बना पाए।